नमस्कार, मैं हूं सौरभ शर्मा। इस वक्त नई दिल्ली में विदेशी मेहमान आए हुए हैं। G20 देशों के मंत्रियों का वेलकम किया जा रहा है। भारत की बुलंद तस्वीर दुनिया के सामने पेश की जा सकती है। पता चला है कि मोदी के सियासी विरोधी भी जबरदस्त हंगामा मचाने की फिराक में हैं। जब मोदी सरकार के मंत्री विदेश से आए मेहमानों को वेलकम कर रहे होंगे, उस वक्त नई दिल्ली में सियासी माहौल गर्म रखने का पूरा प्लान बनाया गया है। इसका ट्रेलर आज ही देखने लगा है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को नरेंद्र मोदी में इंदिरा गांधी की इमेज दिखने लगी। राहुल गांधी लंदन पहुंचकर मोदी सरकार पर सवाल उठाने लगे। अमेरिका के अखबारों के पन्ने नरेंद्र मोदी के विरोधियों के लेख से रंग दिए गए हैं। मोदी के खिलाफ नैरेटिव बनाने के लिए किस नेता ने क्या मौका ढूंढा, कहां क्या लिखवाया, क्या छिपाया, क्या छपवाया, इस पॉलिटिकल थ्रिलर का मास्टरमाइंड कौन कौन है, ये सारे खुलासे करेंगे इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में। क्या नरेंद्र मोदी सीबीआई को, ईडी को कंट्रोल करते हैं? क्या मोदी एजेंसीज को अपने काबू में रखते हैं? क्या मोदी के एक इशारे पर विरोधियों पर छापे पड़ते हैं? मामला भ्रष्टाचार का है। मोदी के खिलाफ फैलाया कुछ और ही जा रहा है। जिस मनीष सिसोदिया पर आरोप लगे हैं, उन्हें निर्दोष बताया जा रहा है। मोदी को ही गुनहगार ठहराया जा रहा है। केजरीवाल भी मोदी मोदी ही कर रहे हैं। राहुल भी मोदी का ही नाम जप रहे हैं। देश के भीतर मौजूद मोदी विरोधी ताकतों से लेकर देश के बाहर मौजूद एंटी मोदी एजेंट्स सब के सब एक ही लाइन लेंथ पर चल रहे हैं। जैसे एक जमाने में इंदिरा गांधी ने अति कर दी थी, आज प्रधानमंत्री जी अति कर रहे हैं। और जब अति हो जाती है तो फिर प्रकृति अपना काम करती है। फिर ऊपर वाला अपना चक्कर चलाता है, ऊपर वाला फिर अपनी झाड़ू चलाता है। अब इन्होंने अति कर दिया, ये अति ठीक नहीं है। तो जनता को एक एक घर में जाएंगे, जनता को समझाएंगे और जनता इसका जवाब देगी। जनता सारा देख रही है, जनता में बहुत भारी रोष है। को कहने दीजिए, जब इंदिरा गांधी ने अति करी थी, उन लोगों को भी ऐसा ही घमंड हुआ था। जब जब कोई इतिहास गवाह है कि जब जब किसी राजा को अति घमंड हो जाता है, अहंकार हो जाता है बहुत ज्यादा, तो इसी तरह की हरकतें करते हैं वो लोग। चट से विदेशी हेडलाइन कैसे बनती है, पट से मोदी विरोधियों की टाइमलाइन पर वही हेडलाइन कैसे छपती है, कौन क्या लाइन लेता है, कौन कैसा नैरेटिव परोसता है, आज इसकी पोल खोलते हैं। पहला सैंपल देखिए। सिसोदिया भ्रष्टाचार के मामले में गिरफ्तार होते हैं। गल्फ न्यूज में टारगेटिंग आप वाली पटकथा फिट हो जाती है। अब यह संयोग नहीं हो सकता कि जिस दिन आम आदमी पार्टी अपनी टाइमलाइन पर टारगेट वाला टेक्स्ट चिपकाती है, उसके अगले दिन सेम टू सेम वही स्क्रिप्ट गल्फ न्यूज की हेडलाइन बन जाती है। ब्रिटिश अखबार द इंडिपेंडेंट स्टेट ऑफ इमरजेंसी वाली थियोरी लेकर आता है और हेडलाइन के नीचे मोदी विरोधी एजेंडा कट कॉपी पेस्ट कर देता है। दिलचस्प बात यह है कि द इंडिपेंडेंट को इंडिया में इमरजेंसी वाला टेक्स्ट फिट करने का आइडिया भी आम आदमी पार्टी के ऑफिशियल हैंडल से ही आता है। देख लीजिए, दोनों की भाषा सेम टू सेम। न्यूयॉर्क टाइम्स तो एक स्टेप आगे जाकर सिसोदिया को डिफेंड और मोदी पर अटैक करता है। एनवाईटी के शब्दों पर गौर कीजिए। यह मनीष सिसोदिया को इंडिया का टॉप लीडर बताता है और नीचे बड़ी चालाकी से यह कहकर मोदी के खिलाफ झूठ फैलाता है कि भारत की एजेंसीज को मोदी ने कंट्रोल कर रखा है। आर्टिकल के अंदर और भी बहुत कुछ होता है। आम आदमी पार्टी की राष्ट्रीय महत्वाकांक्षा का बखान किया जाता है। मोदी के सामने केजरीवाल को ही सबसे मजबूत कैंडिडेट बताया जाता है। नेशनल एम्बिशन वाली आम आदमी पार्टी को मोदी के खिलाफ, बीजेपी के खिलाफ सबसे बड़ा रीजनल कॉम्पिटिटर तक डिक्लेयर कर दिया जाता है। सिसोदिया की गिरफ्तारी के बाद आम आदमी पार्टी की भी तो यही लाइन थी। केजरीवाल वर्सेस मोदी जैसा माहौल आपके नेताओं ने बनाया। न्यूयॉर्क टाइम्स ने तो वर्ड बाय वर्ड वही छापा। कुछ महीनों पहले की तस्वीर याद कीजिए। तब करीब करीब हर रोज मनीष सिसोदिया और केजरीवाल कैमरे पर आते थे, हाथ में इसी न्यूयॉर्क टाइम्स का फ्रंट पेज दिखाते थे। और आज जब भ्रष्टाचार के केस में सिसोदिया सीबीआई की गिरफ्त में है, तब भी यह अखबार सिसोदिया की ही साइड ले रहा है, मोदी पर ही उंगली उठा रहा है। सवाल यह है कि मोदी को गाली और केजरीवाल के लिए ताली बजाने वाले न्यूयॉर्क टाइम्स से आम आदमी पार्टी और उनके नेताओं का यह रिश्ता क्या कहलाता है? तो भ्रष्टाचार तो मुद्दा है ही नहीं।
उनका मुद्दा तो काम रोकना है और विपक्ष के जितने लोग हैं उन लोगों के ऊपर सीबीआई और ईडी भेज के उनको परेशान करना है। मोदी को पहले से पता था ऐसा ही होगा। मोदी ने रेड सिग्नल दे दिया था। 23 में क्या होगा, 24 में क्या होगा, 1519 दिन पहले ही ऑन कैमरा कह दिया था। बहुत बड़ी भविष्यवाणी कर दी थी। उनका इरादा एकमात्र मोदी है। मोदी को ये करो, मोदी को वो करो। आप अखबार निकाल लीजिए, पहला पेज तो एक नेता बोलेगा मोदी ऐसा है, मोदी वैसा है। दूसरा पेज दूसरा नेता बोलेगा मोदी है, मोदी वैसा है। आप अखबार के 10 पेज निकाल दीजिए, 10 अलग अलग गठबंधन के साथी अलग अलग स्वर में गालियां देते रहते हैं। एक लाइन में कहें तो मोदी के सारे विरोधी एक लाइन पर हैं। पूरा इकोसिस्टम एकजुट है और सबके कॉमन दुश्मन प्रधानमंत्री ही हैं। अरविंद केजरीवाल ने अब ऑफिशियली ऑन कैमरा ये बात कबूल कर ली है। जिसको मर्जी पकड़ के जेल में डाल देते हैं, जिसको मर्जी पकड़ के जेल में डाल देते हैं। जनता में बहुत ज्यादा रोष है। आम आदमी पार्टी को ये रोकना चाहते हैं। जब से हम पंजाब जीते हैं इनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। तो मैं उनको कहना चाहता हूं, इन लोगों को, बीजेपी वालों को, आम आदमी पार्टी आंधी है, आंधी। अब ये किसी के रोके रुकने वाली नहीं है। नो वन कैन स्टॉप द आइडिया हुज टाइम हैज कम एंड आम आदमी पार्टीज टाइम हैज कम। मोदी को पॉपुलैरिटी में नहीं पछाड़ सकते, मोदी को चुनाव में नहीं हरा सकते। वेलफेयर स्कीम की बदौलत लोगों का दिल जीतने से मोदी को नहीं रोक सकते। इसलिए सब के सब फॉल्स नैरेटिव के भरोसे ही बैठे हैं। सोचिए, आम आदमी पार्टी का इकोसिस्टम सिसोदिया के नाम पर हंगामा खड़ा कर रहा है। मोदी की पार्टी को किडनैपिंग गैंग का सर्टिफिकेट बांट रहा है, लेकिन सिसोदिया के घोटाले पर चुप्पी साधे बैठा है। अडानी वाला टेप बजाकर नया बखेड़ा खड़ा कर रहा है और बार बार वही दिल्ली का शिक्षा मॉडल, हेल्थ मॉडल रिपीट कर रहा है। हमारे जो 2 मंत्री आज जेल में हैं, मनीष सिसोदिया जी, सत्येंद्र जैन जी, इन दोनों को सजा किस बात की मिली? सिर्फ एक बात की कि इन्होंने पूरे दुनिया में सबसे बेहतरीन शिक्षा का मॉडल दिया, स्वास्थ्य का मॉडल दिया, मोहल्ला क्लिनिक का मॉडल दिया, एजुकेशन का मॉडल दिया। ये बीजेपी की आंख की किरकिरी बन गई है, ये मोदी जी की आंख की किरकिरी बन गई है। लेकिन ये काम रुकेंगे नहीं। जैसे दिल्ली की सेवा पहले होती रही है, आगे भी होती रहेगी। हाँ, ये मैं जरूर कहूँगा कि भाजपा का चेहरा, मोदी जी का चेहरा पूरे देश के सामने और दिल्ली के लोगों के सामने बेनकाब हुआ है। आज दिल्ली के 18 लाख परिवार जिनको अच्छी शिक्षा मिल रही थी उनके बच्चों को, वो इनको निश्चित रूप से कोस रहे होंगे और वक्त आने पर अपने वोट की ताकत से जवाब। सिसोदिया की गिरफ्तारी से कांग्रेस खुश है। अजय माकन का ये ट्वीट बता रहा है। राहुल के करीबी जयराम रमेश का ये रीट्वीट बता रहा है। अंदर ही अंदर कांग्रेस का खेमा जश्न मना रहा है। लेकिन एक चीज जो नोट करने वाली है वो ये है कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस इस वक्त दोनों ही अडानी के बहाने मोदी विरोध की पटकथा पर काम कर रहे हैं। तो क्या अडानी का नाम फिट करके केजरीवाल सिसोदिया वाले एपिसोड को ठंडे बस्ते में डालना चाहते हैं? क्या वो कुछ छिपाना चाहते हैं? इसका एक हिंट बीजेपी नेता कपिल मिश्रा की टाइमलाइन पर मिला। बीजेपी की तरफ से एक दस्तावेज शेयर करके केजरीवाल से गंभीर सवाल पूछे गए। सवाल यह कि क्या केजरीवाल की सरकार ने सिर्फ 18 महीनों में वकीलों पर 28 करोड़ रुपए की रकम खर्च कर दी? क्या सिर्फ शराब घोटाले के केस में लगे वकीलों को 25 करोड़ रुपए से ज्यादा की फीस दी गई? और क्या इसमें सबसे ज्यादा फायदा सिसोदिया के वकील और कांग्रेस के नेता अभिषेक मनु सिंघवी को मिला? क्या सिसोदिया का केस लड़ने के लिए 18 करोड़ से ज्यादा की रकम सिर्फ अभिषेक मनु सिंघवी को दी गई? इस वक्त दिल्ली बीजेपी के सारे बड़े नेता वही स्क्रीनशॉट, वही टेक्स्ट घुमा रहे हैं। लेकिन केजरीवाल कैंप में सन्नाटा पसरा है। केजरीवाल अपने घर पर अर्जेंट मीटिंग तो बुलाते हैं, लेकिन जिस तरह सिसोदिया के मामले में 2 दिनों तक हर घंटे बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ करती थी, सिंघवी की फीस के मामले में आपने मौन व्रत धारण कर लिया। मनीष सिसोदिया जी या सत्येंद्र जैन साहब हमारे 2 टॉप के साथी हैं। इस वक्त जो भाजपा षड्यंत्र रच रही है, उस षड्यंत्र को जनता तक कैसे पहुंचाएं? मनीष सिसोदिया जी पूरे विश्व में भारत का नाम रोशन किया, शिक्षा मॉडल को एक नया रूप दिया, गवर्नमेंट स्कूल्स किस प्रकार से प्राइवेट से बेहतर हो गए,
जैन साहब ने मोहल्ला क्लिनिक का मॉडल दिया, जिसकी प्रशंसा यूएन के सेक्रेटरी जनरल ने भी की, पूरे विश्व में नाम हुआ। अब ऐसे व्यक्ति पे झूठे इल्जाम लगा करके, मनगढ़ंत कहानियां रच करके आप जेल में डाल देते हैं, तो ये दर्शाता है कि आप आम आदमी पार्टी केजरीवाल से बहुत परेशान हैं। भाजपा चाहती है कि हम बेईमान तो हैं, केजरीवाल कैसे डिफरेंट है हमारे से जनता के बीच में, तो ये ईमानदार है, तो इसकी ईमानदारी के टैग पे लांछन कैसे लगे, ये उनकी पूरी प्लानिंग है। उनकी प्लानिंग संभव नहीं हो पाएगा, उनकी प्लानिंग को सफल नहीं होने देंगे हम। बात सिर्फ शराब घोटाले वाली फीस की नहीं है, घालमेल के आरोप तो सिसोदिया और जैन के इस्तीफे को लेकर भी लग रहे हैं। सवाल पूछे जा रहे हैं कि सिसोदिया के इस्तीफे की चिट्ठी पर तारीख नहीं है, लेकिन सत्येंद्र जैन के रेजिग्नेशन लेटर पर 27 फरवरी की तारीख है। एलजी के पास दोनों के इस्तीफे 28 फरवरी को भेजे गए। सिसोदिया सीबीआई की हिरासत में रहते हुए इस तरह की टाइपिंग की हुई चिट्ठी नहीं लिख सकते थे, तो क्या मनीष सिसोदिया ने यह चिट्ठी सीबीआई से पूछताछ और फिर गिरफ्तारी से पहले ही लिख ली थी? क्या इसी के बाद सत्येंद्र जैन का हाथ से लिखा हुआ इस्तीफा लिया गया? अगर सिसोदिया ने पहले इस्तीफा दे दिया था और जैन ने 27 फरवरी को दिया, तो दोनों के इस्तीफे का ऐलान 28 फरवरी की शाम को क्यों हुआ? क्या केजरीवाल कोई बड़ा गेम कर रहे हैं? कोई दूसरी स्क्रिप्ट पहले ही लिख चुके हैं? ऐसे दोनों शख्स जिन्होंने दुनिया में भारत का नाम रोशन किया, प्रधानमंत्री जी ने उन दोनों को जेल में डाल दिया। शराब नीति तो बहाना है, शराब नीति में कोई घोटाला नहीं हुआ, सब फर्जी है। असल में प्रधानमंत्री जी चाहते हैं कि दिल्ली के अंदर जो अच्छा काम हो रहा है वो अच्छे काम को रोका जाए, क्योंकि जो काम हम लोग कर रहे हैं वो नहीं कर सकते। इनको रोको, केजरीवाल की सरकार को रोको, आम आदमी पार्टी की सरकार को रोको, इनको अच्छे काम मत करने दो। अच्छे काम, ये कोई इत्तेफाक नहीं है कि एजुकेशन और हेल्थ में हमारा सबसे अच्छा काम हुआ और एजुकेशन मिनिस्टर और हेल्थ मिनिस्टर को अंदर कर दिया गया। तो शराब नीति तो बहाना है, काम रोकना इनका असली मकसद है। एक प्रश्न उठता है, अगर मनीष सिसोदिया जी ने एजुकेशन में अच्छा काम नहीं किया होता तो क्या मोदी जी मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार करते? नहीं करते। मनीष सिसोदिया जी को गिरफ्तार इसलिए किया गया क्योंकि उन्होंने एजुकेशन में अच्छा काम किया था, वो काम रोकना था मोदी जी को। अगर सत्येंद्र जैन ने हेल्थ के अंदर अच्छा काम नहीं किया होता तो क्या उन्हें गिरफ्तार किया जाता? नहीं किया जाता। मकसद यह था कि सत्येंद्र जैन के हेल्थ के अंदर जो अच्छा काम कर रहा था उसको रोकना था, इसीलिए गिरफ्तार किया गया। बीजेपी तो खुलकर कह रही है कि सिसोदिया और सत्येंद्र जैन तो सिर्फ मोहरे हैं, असली खिलाड़ी कोई और है। बीजेपी का हिंट भी क्लियर है, पोस्टर्स छप चुके हैं। तो क्या केजरीवाल ही असली राजा हैं? सिसोदिया और जैन सिर्फ प्यादे हैं। ये जो बिना डेट के रेजिग्नेशन लेटर आता है, प्यादों को कहा जाता है कि इस्तीफा दो, जेल जाओ, लेकिन जो किंग पिन है वो अरविंद केजरीवाल है। जो तमाम मैंने आपके सामने तथ्य रखे अभी तक जो पब्लिक डोमेन में आए हैं, इससे यह बात स्पष्ट हो जाती है। और जनता तो यही कह रही है, मनीष और सत्येंद्र झांकी है, अरविंद केजरीवाल बाकी है। ये जो कट्टर बेईमान है, इसको भी कानून के डंडे की ताकत पता चलेगी। कोई भी व्यक्ति भारत के कानून से ऊपर नहीं है। सिसोदिया और जैन तो जेल में हैं, इसीलिए केजरीवाल ने फेस सेविंग के लिए अभी से मोहरे बदल दिए। 2 नए लोगों को कैबिनेट में रखा है। ये वही 2 नाम हैं, यानी सौरभ भारद्वाज और आतिशी, जो पिछले 4 दिनों से मोदी के खिलाफ फील्डिंग बिछा रहे थे, नॉनस्टॉप मोदी पर हमलावर थे। हमने अपने दोनों मंत्रियों को इन्होंने जेल में डाला है, दोनों मंत्री बदल दिए। आतिशी जी और सौरभ भारद्वाज दोनों शानदार लोग हैं, प्रोफेशनल लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, अच्छी एजुकेशन वाले लोग हैं। ये दोनों अब संभालेंगे। जो अच्छा काम सिसोदिया जी और जैन साहब कर रहे थे, वो अच्छा काम अब ये दुगनी गति के साथ चलेगा। किसी हालत में हम काम को रुकने नहीं देंगे।
विरोधी जिस वक्त मोदी मोदी का टेप बजा रहे हैं, मोदी उस वक्त डायरेक्ट पब्लिक के बीच जा रहे हैं। वैसे तो बुधवार को केजरीवाल ने भी कह दिया कि अब वो पब्लिक के बीच जाएंगे, लोगों के बीच से ही सिसोदिया और जैन के फेवर में माहौल बनाएंगे। लेकिन मोदी तो पहले ही देश की जनता को बता चुके हैं विरोधी क्या कहने वाले हैं, क्या करने वाले हैं, एक एक प्लान का खुलासा कर चुके हैं। इस बार का चुनाव वादों और इरादों के बीच का चुनाव है। ये चुनाव संकल्प और साजिश के बीच का चुनाव है। ये चुनाव भरोसे और भ्रष्टाचार के बीच का चुनाव है। विरोधी फेक नैरेटिव कैसे फैलाते हैं, प्रोपेगेंडा कैसे चिपकाते हैं, हर चुनाव से पहले महागठबंधन वाला स्वांग कैसे रचाते हैं, मोदी को अपने रास्ते से हटाने के लिए किस किस तरह का प्लान बनाते हैं। मोदी ने ये सारी बातें एक बार नहीं कई बार कही हैं, बार बार कही हैं। महागठबंधन ने देश के सामाजिक आर्थिक विषयों को लेकर के कुछ सोचा हो, कुछ कहा हो, एक स्वर से कहा हो, ऐसा हुआ है क्या? नहीं हुआ है। अभी भी उनके यहाँ से दो दो स्वर निकलते हैं, भिन्न भिन्न स्वर निकलते हैं। और आखिरकार ये लोग हो गए हैं, ये खुद को बचाने के लिए मैदान में सहारा ढूंढ रहे हैं। एक दूसरे को भाई हाथ पकड़ो बच जाएंगे, तो ये खेल चल रहा है। भारत की जनता चुनाव का दिशा निर्धारित करने वाली है। भारत की जनता चुनाव का एजेंडा तय करने वाली है। भारत की जनता के एस्पिरेशंस के साथ कौन है और भारत की जनता के एस्पिरेशन के खिलाफ कौन है, ये चुनाव का मानदंड बनने वाला है। देश की जनता जानती है कि ये पहले डिसेंट्रलाइज करप्शन था। जो राज्यों में बैठे थे वो राज्यों को लूटते थे, जो सेंटर में बैठे थे सेंटर को लूटते थे। अब वो सेंट्रलाइज करप्शन हो रहा है, सब मिलजुल कर राज्य को लूटने वाले भी आ रहे हैं और केंद्र को भी लूटने आ रहे हैं। तो देश की जनता तय करेगी कि ये सब लूटने वालों की ताकत इकट्ठी हो रही है, उसके साथ जुड़ना है कि नहीं जुड़ना है। और इसलिए जनता वर्सेस गठबंधन होने वाला है। मोदी तो जनता जनार्दन के प्रेम और आशीर्वाद का प्रतीक है और कुछ नहीं है। प्रधानमंत्री ने यह हिंट आज से 4 साल पहले दिया था, मगर महागठबंधन वाला एजेंडा उस वक्त भी फ्लॉप हुआ था। तो क्या 2024 में भी यही होने वाला है? 24 के लिए मोदी विरोधी महागठबंधन कैसे शेप ले रहा है, इसे इन तस्वीरों से समझिए। डीएमके के लीडर और तमिलनाडु के सीएम स्टालिन जब अपना 70वां जन्मदिन सेलिब्रेट करते हैं तो चेन्नई में जो मंच सजता है उस पर अखिलेश दिखते हैं, फारूक अब्दुल्ला दिखते हैं, गेस्ट लिस्ट में मल्लिकार्जुन खड़गे भी होते हैं, तेजस्वी यादव भी होते हैं। मगर नोट करने वाली बात यह है कि इस इवेंट का मकसद ही स्टालिन को एक नेशनल लीडर के तौर पर प्रोजेक्ट करना है। रही बात दिल्ली की पॉलिटिक्स की, तो स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन जब दिल्ली आकर मोदी से मिलते हैं तो विपक्षी उसे इसी प्रोजेक्शन का हिस्सा देखते हैं, यानी सब परसेप्शन की लड़ाई। तेजस्वी यादव, अखिलेश, केजरीवाल और केसीआर के साथ मिलकर 24 वाले बड़े प्लान पर काम कर रहे हैं, मोदी को हटाने की स्क्रिप्ट लिख रहे हैं। मजेदार बात यह है कि विरोधी आपस में जुड़ तो रहे हैं, लेकिन पब्लिक के बीच विरोधियों के जो ऑडियो वीडियो पहुंच रहे हैं वो मोदी के ही नंबर्स बढ़ा रहे हैं। ये लोग सावरकर की औलाद है, ये लोग गद्दारों की औलाद है, ये देशद्रोहियों की औलाद है। जब हमारे शहीद लोग कुर्बान हो रहे थे तब ये लोग अंग्रेजों की तलवार चाट रहे थे। इसलिए हमारे मुख्यमंत्री बार बार कहते हैं आजादी की लड़ाई में तुम लोग का क्या हिस्सा है, क्यों नहीं बोलते हो? चलिए ठीक है, हमारे वीर वल्लभ भाई पटेल का सहारा लेते हैं, वो हमारी विरासत है। सुभाष चंद्र बोस का सहारा लेते हैं, वो हमारी विरासत है। तुम्हारे पास तो कोई है नहीं तलवार चाटने के सिवा, महोदय। इसलिए महोदय, हाल ही में महोदय इन लोगों ने, इनके प्रधानमंत्री जो लफाजी के बल पर कुछ वक्त के लिए देश को गुमराह करने में कामयाब हो गए हैं और
ये पार्लियामेंट में छाती ठोक रहे थे, एक अकेला छाती ठोक रहे थे और कोई नहीं है महोदय इसके पीछे। मोदी ने ऐसे ही विरोधियों को लेकर जनता को सचेत किया है। 24 के लिए अभी से रेडी रहने को कहा है, क्योंकि 2024 वाला ये गेम बहुत ही बड़ा है। मोदी को ऐसा छक्का मारो कि सीमा पार मरे, ये कांग्रेस के नेता का बयान है। सोचिए, कांग्रेस वालों को आपके मोदी से इतनी नफरत हो गई है, इतनी नफरत हो गई है कि वो मोदी को मारने तक के सपने देखने लगे हैं। लेकिन वो भूल रहे हैं कि मोदी की तरफ से पूरे हिंदुस्तान की जनता बैटिंग कर रही है। अब कांग्रेस वालों को बताना चाहिए कि वो किस टीम से खेल रहे हैं, भारत की टीम से या पाकिस्तान के सरपरस्तों की टीम से। भाई और बहनों, अगर आप सोच रहे हैं कि कांग्रेस गलत लाइन लेंथ पर बॉल डाल रही है, नो बॉल डाल रही है, तो ये आपका भ्रम है। ये कांग्रेस पूरी तरह एक सोची समझी रणनीति के तहत ये सब कर रही है। साथियों, जिस पार्टी ने देश पर इतने साल राज किया, वो किस तरह देश विरोधी हरकतों पर उतर आई है, आप भी देख रहे हैं। पॉलिटिक्स में पलट शब्द का इस्तेमाल धड़ल्ले से किया जाता है। पलटवार, पलट कर जवाब आम बात है, लेकिन यूपी में पलट शब्द सुनते ही अपराधियों में पहली बार डर दिखता है। यूपी की पॉलिटिक्स में आजकल ये पलटने वाला शब्द सुनते ही कुछ लोगों की नींद उड़ जाती है, जान की पड़ जाती है। प्रयागराज में बुलडोजर चलने लगा है। उमेश पाल हत्याकांड का शक अतीक अहमद के पूरे परिवार पर है। अतीक के बेटे को पुलिस पकड़ने वाली है। अतीक को भी गुजरात से वापस उत्तर प्रदेश लाने की चर्चा शुरू हो गई है और इसी के साथ उत्तर प्रदेश में कई नेता खुल्लम खुल्ला कहने लगे हैं कि गाड़ी पलटने वाली है। बाकी बात इस रिपोर्ट में। माफिया, करप्शन और जाति। योगी आदित्यनाथ ने 3 सैंपल दिए। योगी ने बता दिया कि योगी राज का मतलब क्या है। योगी ने समझा दिया कि यूपी में कानून का राज चलेगा, माफिया कोई भी हो नहीं बचेगा। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में यह नजर भी आ रहा है। माफिया अतीक अहमद के करीबियों पर बुलडोजर चला। दुर्गों की प्रॉपर्टी को मिट्टी में मिला दिया गया। अतीक के करीबियों के ठिकानों पर छापेमारी हुई। उमेश पाल के शूटर अरबाज का एनकाउंटर हुआ। प्रयागराज शूटआउट में आरोपियों की तलाश में रेड चल रही है। प्रशासन की पहली शर्त है सुरक्षा, कानून का राज, और कानून के राज के लिए आवश्यक है कि हमें हर हाल में बल्कि इकबाल को बनाए रखना है, हर हाल में बनाए रखना है। एक कॉमन मैन के प्रति हमारा व्यवहार अत्यंत ही मित्रतापूर्ण होना चाहिए, सद्भावनापूर्ण होना चाहिए। लेकिन अपराधी कोई भी हो, कानून के साथ खिलवाड़ करने वाला व्यक्ति कोई भी क्यों न हो, कितना भी बड़ा क्यों न हो, उसके साथ जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत उसे कानून के कड़वे में खड़ा करके उसको उसका सही जगह पहुंचाने की कार्रवाई से भी हमें हिचक नहीं करनी चाहिए। योगी का एजेंडा क्लियर है, कॉमन मैन से फुल दोस्ती, माफिया से फुल दुश्मनी। लेकिन इस थ्योरी को वो इंप्लीमेंट कैसे करते हैं,
उसे कुछ शब्दों से समझिए जिन्हें योगी आदित्यनाथ बार बार रिपीट करते हैं। कानून का राज, पेशेवर अपराधी और जीरो टॉलरेंस। जीरो टॉलरेंस का मतलब क्या है? योगी ने उसका ट्रेलर प्रयागराज में दिखाया। प्रयागराज के चकिया इलाके का यह घर अतीक अहमद के बेहद करीबी जफर अहमद का है। अतीक अहमद के घर पर बुलडोजर चलने के बाद काफी दिनों तक इसी घर में अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन ठहरी थी। अतीक के करीबी का यह ठिकाना ध्वस्त हो गया, धुआं धुआं हो गया। प्रयागराज का ये चकिया इलाका है और यहाँ योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर पहुँच चुका है। ये घर जफर अहमद का है और यहाँ अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन रह रही थी। ये पूरा इलाका चकिया अतीक अहमद की कभी जागीर हुआ करती थी और इसी गली में शाइस्ता परवीन का मायका भी है। और इस घर में क्योंकि अतीक अहमद का जो घर यहाँ पर चकिया में है उसको गिराया जा चुका है, तो वो मकान गिराए जाने के बाद शाइस्ता परवीन इसी घर में रह रही थी और जिसको इस समय गिराया जा रहा है। सबसे पहले यहाँ बुलडोज़र पहुँचा, बुलडोज़र ने पहले गेट को गिराया और गेट को गिराने के बाद जितना अंदर का सामान था उसको बाहर निकाला गया। अतीक अहमद के करीबी जफर के घर पर बुलडोजर क्यों चला वो समझिए। यूपी पुलिस के टॉप सोर्सेज का कहना है कि उमेश पाल के मर्डर के बाद सारे शूटर्स चकिया के इसी घर पर आए थे और अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता से मिले थे। उसके बाद वो फरार हो गए। इसी के बाद से ये घर पुलिस के रडार पर आ गया। ये घर 200 वर्ग मीटर में बना था, कीमत करीब 3 करोड़ रुपए। प्रयागराज विकास प्राधिकरण का कहना है कि इसे अवैध तरीके से बनाया गया था। मकान का नक्शा पास नहीं था। पीडीए ने पहले ही इसे लेकर नोटिस दिया था। अब इसे बुलडोजर से गिरा दिया गया है। इसी हाउस में कह रहा हूं, इस माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। सरकार किसकी है? सरकार किसकी है? गफलत में हो जितने माफिया हैं इनको मिट्टी में मिलाने का काम करेंगे। अपराधी आप क्या हैं? गलतफहमी दूर कर, अपराधी आप क्या हैं? ये चीजें नहीं हो सकती। अपराधी आप क्या हैं? नहीं सुनेंगे इनकी बात। ये तो आप जानते हैं, आपको बहाना चाहिए था। ये तो अध्यक्ष महोदय, ये पेशेवर माफिया और अपराधियों के सरपरस्त हैं। अतीक अहमद पर जब एक्शन हुआ, कुछ लोगों ने उसमें जाति और धर्म वाला एंगल तलाशने की कोशिश की। यूपी की योगी सरकार पर अटैक करने के लिए विरोधियों के पास ये सबसे बड़ा हथियार होता है। इसीलिए योगी ने इस एंगल को सबसे पहले पकड़ा। योगी ने 3 नाम रखे: राजू पाल, उमेश पाल, संदीप निषाद। जो उमेश पाल मारा गया, क्या उसकी कोई जाति नहीं थी क्या? संदीप निषाद जो हमारा कांस्टेबल मारा गया, क्या उसकी कोई जाति नहीं थी क्या? यानी आप ठेका ले चुके हैं जाति का, लेकिन किसी गरीब को, किसी कमजोर को, किसी अति पिछड़े को ऐसे पेशेवर अपराधियों को संरक्षण देकर के मरवाएंगे? ये क्या तमाशा है? राजू पाल की कोई जाति नहीं थी क्या? जब राजू पाल की हत्या हुई थी तब ये पेशेवर अपराधी और माफिया के संरक्षणदाता कौन थे? राजू पाल की यही वो थी ना कि वह अपने दम पर विधायक बन गया था। योगी का प्लान फाइनल है, माफिया को उखाड़ फेंकना है। लेकिन इसमें सिर्फ अतीक अहमद नहीं, अतीक के वो सारे गुर्गे हैं जिन्होंने उमेश पाल हत्याकांड में मदद की। पुलिस सोर्सेज के मुताबिक अतीक अहमद के करीब 10 करीबियों की लिस्ट तैयार है। बुलडोजर का अगला एक्शन उधर ही होगा। शूटर गुड्डू मुस्लिम उनमें से एक हो सकता है। उमेश पाल की हत्या के 3 दिन के अंदर ही शूटर अरबाज का एनकाउंटर कर दिया गया। अतीक अहमद की पत्नी के मन में खौफ बैठा हुआ है।
यूपी में एक बार फिर गाड़ी पलटने वाली चर्चा तेज हो गई है। ये हमला उत्तर प्रदेश की सरकार के ऊपर हमला है और चूंकि उमेश पाल उत्तर प्रदेश सरकार के की सुरक्षा में था, उत्तर प्रदेश सरकार के सुरक्षाकर्मी उसकी सुरक्षा में लगे हुए थे, उसकी हत्या, पुलिस सुरक्षाकर्मियों की हत्या हुई है, उमेश पाल की हत्या हुई है। तो ये हमला उमेश पाल पर नहीं हुआ है, हमला उत्तर प्रदेश सरकार के ऊपर हुआ है। और उत्तर प्रदेश की सरकार के ऊपर हमला करने वाला विकास दुबे का क्या अस्त्र हुआ था हम सबको मालूम है। तो इन दुर्दांतों के साथ क्या होगा मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। और ऐसे में यदि विकास इसके अतीक की भी गाड़ी पलट जाएगी तो मुझे कोई आश्चर्य नहीं होगा। यूपी में कानून का राज वाले योगी के कॉन्सेप्ट में माफिया का कंप्लीट खात्मा है। ये एक्शन पिछले कुछ दिनों में 2 लोकेशन पर नजर आया, प्रयागराज और गाजीपुर। प्रयागराज की तस्वीरें तो पूरा यूपी देख रहा है। गाजीपुर में मुख्तार अंसारी के बेटे के खिलाफ कड़ा एक्शन लिया जा रहा है। मुख्तार अंसारी का बेटा अब्बास अंसारी इस वक्त चित्रकूट की रगोली जेल में बंद है, लेकिन वो जेल के अंदर चोरी छिपे अपनी पत्नी से मिलता था। आरोप है कि विधायक अब्बास अंसारी की पत्नी करीब करीब हर रोज जेल पहुंच जाती थी और करीब 3-4 घंटे जेल के अंदर अपने पति के साथ बिताती थी। आरोप है कि अब्बास अंसारी जेल के अंदर से ही इल्लीगल एक्टिविटीज को मैनेज कर रहा था। जैसे ही ये बात सामने आई, हड़कंप मच गया। अब्बास की पत्नी निखत को गिरफ्तार कर लिया गया और डिप्टी जेलर चंद्रकला के खिलाफ भी एक्शन हुआ। 18 से ज्यादा टीमों ने कई शहरों में छापेमारी की ताकि उसके पूरे नेटवर्क को खत्म किया जा सके। समाजवादी पार्टी का इतिहास, अपराधियों का साथ और सैफई परिवार का विकास, यह एक सूत्री उनका एजेंडा रहता है। उसके कारण से इस प्रकार से अपराधियों ने अपनी जड़ें जमाने का काम किया है, लेकिन उनकी जड़ें हिलनी चाहिए, उनकी जड़ें उखड़नी चाहिए। ऐसे अपराधियों को अपराध का रास्ता छोड़ करके सही रास्ते पे आना चाहिए। जो सही रास्ते पे नहीं आएंगे उनको जो भी कानून के अनुसार सजा दिलाई जा सकती है वो सजा दिलाना चाहिए। इंटरेस्टिंग बात यह है कि चाहे अतीक अहमद हो या फिर मुख्तार अंसारी, इन दोनों का डायरेक्ट या इनडायरेक्ट कनेक्शन समाजवादी पार्टी से है या फिर रहा है। अतीक अहमद पहले समाजवादी पार्टी में था। अतीक की पत्नी शाइस्ता इस वक्त बीएसपी में है। मुख्तार अंसारी इस वक्त ओम प्रकाश राजभर की पार्टी सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी में है और मुख्तार का बेटा अब्बास भी सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी से विधायक है। ये बात हर कोई जानता है कि सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी ने समाजवादी पार्टी के साथ विधानसभा चुनाव लड़ा था, यानी यहाँ भी कनेक्शन अखिलेश यादव से जुड़ता है। योगी आदित्यनाथ इसी कनेक्शन को लेकर अखिलेश यादव पर अटैक करते हैं। सच है कि आप ओडीओपी तो नहीं दे पाए, लेकिन 1 डिस्ट्रिक्ट 1 माफिया जरूर दे दिए थे। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 माफिया। कौन जिला ऐसा नहीं था जिसमें एक नया माफिया न खड़ा हुआ? कौन जिला था? कहीं संगठित अपराध में लिप्त माफिया थे, कहीं खनन माफिया थे, कहीं पशु माफिया थे, कहीं वन माफिया थे, कहीं भू माफिया थे। और ये आम उत्तर प्रदेशवासी जानता है इस बात को। आम उत्तर प्रदेशवासी इस बात को करता है। हर व्यक्ति इस बात को जानता है। हर एक तबके का प्रतिनिधित्व। योगी ने 1 डिस्ट्रिक्ट 1 माफिया की जो बात कही, उसका संदर्भ भले ही समाजवादी पार्टी हो, लेकिन योगी ने इसके जरिए अपनी एंटी माफिया वाली पॉलिसी भी रख दी है। माफिया कहीं भी हो, किसी भी जिले में हो, उसे मिट्टी में मिला दिया जाएगा। इस पॉलिसी में कई एपिसोड पहले ही सामने आ चुके हैं। 2017 से अब तक यूपी में 172 इनामी बदमाशों को एनकाउंटर में मार गिराया गया है। इनमें अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी के कई शूटर भी शामिल हैं। अतीक और मुख्तार की करोड़ों की प्रॉपर्टीज पर बुलडोजर चल चुका है। अब सदाकत खान भी पुलिस के राडार में आ चुका है, जिसका कनेक्शन प्रयागराज और गाजीपुर दोनों से है। उमेश पाल मर्डर केस में मुख्य आरोपी सदाकत खान की तस्वीर अखिलेश यादव के साथ वायरल है। अखिलेश कह रहे हैं कि किसी के साथ फोटो होने से कौन सी बड़ी बात है। प्रयागराज की घटना को लेकर के पूरी घटना का जो साजिश करता है उसकी फोटो वायरल हो रही थी। साजिशकर्ता की फोटो वायरल हो रही थी कल, और कोई उससे भाग भी नहीं सकता है।
लोग कहें कि साहब सोशल मीडिया का जमाना है, लोग कुछ कर लेंगे। अरे हाथ मिला रहे हैं, पीछे आपकी पार्टी का सिंबल लगा हुआ है और तब भी आप उससे मुंह मोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। योगी जब विधानसभा में बोल रहे थे तो उनके टारगेट पर अखिलेश थे, लेकिन अखिलेश खुद कहीं और थे, लेकिन योगी की स्पीच पर नजर रखे हुए थे। खुद देख लीजिए, माफिया वाली बात पर रिएक्शन ट्वीट करके दिया। लेकिन एक दिन पहले राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर की किताब रश्मि रथी लेकर आए थे। जाति वाली सियासत को लेकर योगी पर निशाना साध रहे थे। अखिलेश कई बार ललखड़ाए, माना भी कि वो ठीक से नहीं पढ़ पाए, लेकिन योगी फुल फॉर्म में थे। योगी ने पूरे फ्लो में उसे पढ़ा। नाम थाम कुछ कहो, बताओ कि तुम जाति को हो कौन। जाति हाय री जाति, कर्ण का हृदय क्षोभ से ढोला। कुपित सूर की ओर देखकर वीर क्रोध में बोला, जाति जाति रटते जिसको पूंजी केवल पाखंड। मैं क्या जानू जाति, जाति है वो मेरे भुजदंड। ऊपर सिर पर कनक छत्र, भीतर काले के काले। शर्माते हैं नहीं जगत में जाति पूछने वाले। सूत पुत्र हूं मैं, लेकिन थे पिता पार्थ के कौन। साहस हो तो कहो, ज्ञान से जाओ मत मौन। अरे पढ़ने नहीं आ रहा इसलिए कि ये किताब आज ही खरीदी है। दिनकर की कविता को भले ही पढ़ नहीं पाए, लेकिन खन्ना जी की उस पर शेरो शायरी पर टिप्पणी कर रहे थे। लगता टिप्पणी करने से बचना चाहिए था। जाति हाय री जाति, कर्ण का हृदय क्षोभ से डोला। कुपित सूर्य की ओर देख वह वीर क्रोध से बोला। जाति जाति रटते जिनकी पूंजी केवल पाखंड। मैं क्या जानू जाति, जाति है मेरे ये भुजदंड। सवाल माफिया का है, अपराधियों का है, कानून के राज का है। योगी अपनी बात उसी के इर्द गिर्द रखना चाहते हैं, लेकिन अखिलेश हर बार अपनी बात को जाति जनगणना वाले रास्ते पर ले जाते हैं, क्योंकि अखिलेश को इसी में अपना सियासी फायदा दिखता है, लेकिन यूपी की जनता को योगी का एक्शन दिखता है। पॉलिटिक्स में पलट शब्द का इस्तेमाल धड़ल्ले से किया जाता है। पलटवार, पलट कर जवाब आम बात है, लेकिन यूपी में पलट शब्द सुनते ही अपराधियों में पहली बार डर दिखता है। यूपी की पॉलिटिक्स में आजकल ये पलटने वाला शब्द सुनते ही कुछ लोगों की नींद उड़ जाती है, जान की पड़ जाती है। प्रयागराज में बुलडोजर चलने लगा है। उमेश पाल हत्याकांड का शक अतीक अहमद के पूरे परिवार पर है। अतीक के बेटे को पुलिस पकड़ने वाली है। अतीक को भी गुजरात से वापस उत्तर प्रदेश लाने की चर्चा शुरू हो गई है और इसी के साथ उत्तर प्रदेश में कई नेता खुल्लम खुल्ला कहने लगे हैं कि गाड़ी पलटने वाली है। बाकी बात इस रिपोर्ट में। माफिया, करप्शन और जाति। योगी आदित्यनाथ ने 3 सैंपल दिए। योगी ने बता दिया कि योगी राज का मतलब क्या है। योगी ने समझा दिया कि यूपी में कानून का राज चलेगा, माफिया कोई भी हो नहीं बचेगा। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में यह नजर भी आ रहा है। माफिया अतीक अहमद के करीबियों पर बुलडोजर चला। बुजुर्गों की प्रॉपर्टी को मिट्टी में मिला दिया गया। अतीक के करीबियों के ठिकानों पर छापेमारी हुई। उमेश पाल के शूटर अरबाज का एनकाउंटर हुआ। प्रयागराज शूटआउट में आरोपियों की तलाश में रेड चल रही है। सुशासन की पहली शर्त है सुरक्षा, कानून का राज, और कानून के राज के लिए आवश्यक है कि हमें हर हाल में बल्कि इकबाल को बनाए रखना है, हर हाल में बनाए रखना है।
एक कॉमन मैन के प्रति हमारा व्यवहार अत्यंत ही मित्रतापूर्ण होना चाहिए, सद्भावनापूर्ण होना चाहिए। लेकिन अपराधी कोई भी हो, कानून के साथ खिलवाड़ करने वाला व्यक्ति कोई भी क्यों ना हो, कितना भी बड़ा क्यों ना हो, उसके साथ जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत उसे कानून के कड़वे में खड़ा करके उसको उसका सही जगह पहुंचाने की कार्रवाई से भी हमें हिचक नहीं करनी चाहिए। योगी का एजेंडा क्लियर है, कॉमन मैन से फुल दोस्ती, माफिया से फुल दुश्मनी। लेकिन इस थ्योरी को वो इंप्लीमेंट कैसे करते हैं, उसे कुछ शब्दों से समझिए जिन्हें योगी आदित्यनाथ बार बार रिपीट करते हैं। कानून का राज, पेशेवर अपराधी और जीरो टॉलरेंस। जीरो टॉलरेंस का मतलब क्या है, योगी ने उसका ट्रेलर प्रयागराज में दिखाया। प्रयागराज के चकिया इलाके का यह घर अतीक अहमद के बेहद करीबी जफर अहमद का है। अतीक अहमद के घर पर बुलडोजर चलने के बाद काफी दिनों तक किसी घर में अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन ठहरी थी। अतीक के करीबी का यह ठिकाना ध्वस्त हो गया, धुआं धुआं हो गया। प्रयागराज का ये चकिया इलाका है और यहाँ योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर पहुँच चुका है। ये घर जफर अहमद का है और यहाँ अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन रह रही थी। ये पूरा इलाका चकिया अतीक अहमद की कभी जागीर हुआ करती थी और इसी गली में शाइस्ता परवीन का मायका भी है। और इस घर में क्योंकि अतीक अहमद का जो घर यहाँ पर चकिया में है उसको गिराया जा चुका है, तो वो मकान गिराए जाने के बाद शाइस्ता परवीन इसी घर में रह रही थी और जिसको इस समय गिराया जा रहा है। सबसे पहले यहाँ बुलडोज़र पहुँचा, बुलडोज़र ने पहले गेट को गिराया और गेट को गिराने के बाद जितना अंदर का सामान था उसको बाहर निकाला गया। अतीक अहमद के करीबी जफर के घर पर बुलडोजर क्यों चला वो समझिए। यूपी पुलिस के टॉप सोर्सेज का कहना है कि उमेश पाल के मर्डर के बाद सारे शूटर्स चकिया के इसी घर पर आए थे और अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता से मिले थे। उसके बाद वो फरार हो गए। इसी के बाद से ये घर पुलिस के रडार पर आ गया। ये घर 200 वर्ग मीटर में बना था, कीमत करीब 3 करोड़ रुपए। प्रयागराज विकास प्राधिकरण का कहना है कि इसे अवैध तरीके से बनाया गया था। मकान का नक्शा पास नहीं था। पीडीए ने पहले ही इसे लेकर नोटिस दिया था। अब इसे बुलडोजर से गिरा दिया गया है। इसी हाउस में कह रहा हूं, इस माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। सरकार किसकी है? सरकार किसकी है? गफलत में हो जितने माफिया हैं इनको मिट्टी में मिलाने का काम करेंगे। अपराधी आप क्या हैं? अपराधी दूर कर, अपराधी आप क्या हैं? ये चीजें नहीं हो सकती। अपराधी आप क्या हैं? नहीं सुनेंगे इनकी बात। ये तो आप जानते हैं, आपको बहाना चाहिए था। ये तो अध्यक्ष महोदय, ये पेशेवर माफिया और अपराधियों के सरपरस्त हैं। अतीक अहमद पर जब एक्शन हुआ, कुछ लोगों ने उसमें जाति और धर्म वाला एंगल तलाशने की कोशिश की। यूपी की योगी सरकार पर अटैक करने के लिए विरोधियों के पास ये सबसे बड़ा हथियार होता है। इसीलिए योगी ने इस एंगल को सबसे पहले पकड़ा। योगी ने 3 नाम रखे, राजू पाल, उमेश पाल, संदीप निषाद। जो उमेश पाल मारा गया, क्या उसकी कोई जाति नहीं थी क्या? संदीप निषाद जो हमारा कांस्टेबल मारा गया, क्या उसकी कोई जाति नहीं थी क्या? यानी आप ठेका ले चुके हैं जाति का, लेकिन किसी गरीब को, किसी कमजोर को, किसी अति पिछड़े को, ऐसे पेशेवर अपराधियों को संरक्षण देकर के मरवाएंगे? ये क्या तमाशा है? राजू पाल की कोई जाति नहीं थी क्या? जब राजू पाल की हत्या हुई थी तब ये पेशेवर अपराधी और माफिया के संरक्षणदाता कौन थे? राजू पाल की यही वो थी ना कि वह अपने दम पर
विधायक बन गया था। योगी का प्लान फाइनल है, माफिया को उखाड़ फेंकना है। लेकिन इसमें सिर्फ अतीक अहमद नहीं, अतीक के वो सारे गुर्गे हैं जिन्होंने उमेश पाल हत्याकांड में मदद की। पुलिस सोर्सेस के मुताबिक अतीक अहमद के करीब 10 करीबियों की लिस्ट तैयार है। बुलडोजर का अगला एक्शन उधर ही होगा। शूटर गुड्डू मुस्लिम उनमें से एक हो सकता है। उमेश पाल की हत्या के 3 दिन के अंदर ही शूटर अरबाज का एनकाउंटर कर दिया गया। अतीक अहमद की पत्नी के मन में खौफ बैठा हुआ है। यूपी में एक बार फिर गाड़ी पलटने वाली चर्चा तेज हो गई है। ये हमला उत्तर प्रदेश की सरकार के ऊपर हमला है और चूंकि उमेश पाल उत्तर प्रदेश सरकार के की सुरक्षा में था, उत्तर प्रदेश सरकार के सुरक्षाकर्मी उसकी सुरक्षा में लगे हुए थे, उसकी हत्या, पुलिस सुरक्षाकर्मियों की हत्या हुई है, उमेश पाल की हत्या हुई है। तो ये हमला उमेश पाल पर नहीं हुआ है, हमला उत्तर प्रदेश सरकार के ऊपर हुआ है। और उत्तर प्रदेश की सरकार के ऊपर हमला करने वाला विकास दुबे का क्या अस्त्र हुआ था हम सबको मालूम है। तो इन दुर्दांतों के साथ क्या होगा मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। और ऐसे में यदि विकास इसके अतीक की भी गाड़ी पलट जाएगी तो मुझे कोई आश्चर्य नहीं होगा। यूपी में कानून का राज वाले योगी के कॉन्सेप्ट में माफिया का कंप्लीट खात्मा है। ये एक्शन पिछले कुछ दिनों में 2 लोकेशन पर नजर आया, प्रयागराज और गाजीपुर। प्रयागराज की तस्वीरें तो पूरा यूपी देख रहा है। गाजीपुर में मुख्तार अंसारी के बेटे के खिलाफ कड़ा एक्शन लिया जा रहा है। मुख्तार अंसारी का बेटा अब्बास अंसारी इस वक्त चित्रकूट की रगोली जेल में बंद है, लेकिन वो जेल के अंदर चोरी छिपे अपनी पत्नी से मिलता था। आरोप है कि विधायक अब्बास अंसारी की पत्नी करीब करीब हर रोज जेल पहुंच जाती थी और करीब 3-4 घंटे जेल के अंदर अपने पति के साथ बिताती थी। आरोप है कि अब्बास अंसारी जेल के अंदर से ही इल्लीगल एक्टिविटीज को मैनेज कर रहा था। जैसे ही ये बात सामने आई, हड़कंप मच गया। अब्बास की पत्नी निखत को गिरफ्तार कर लिया गया और डिप्टी जेलर चंद्रकला के खिलाफ भी एक्शन हुआ। 18 से ज्यादा टीमों ने कई शहरों में छापेमारी की ताकि उसके पूरे नेटवर्क को खत्म किया जा सके। समाजवादी पार्टी का इतिहास, अपराधियों का साथ और सैफई परिवार का विकास, यह एक सूत्री उनका एजेंडा रहता है। उसके कारण से इस प्रकार से अपराधियों ने अपनी जड़ें जमाने का काम किया है, लेकिन उनकी जड़ें हिलनी चाहिए, उनकी जड़ें उखड़नी चाहिए। ऐसे अपराधियों को अपराध का रास्ता छोड़ करके सही रास्ते पे आना चाहिए। जो सही रास्ते पे नहीं आएंगे उनको जो भी कानून के अनुसार सजा दिलाई जा सकती है वो सजा दिलाना चाहिए। इंटरेस्टिंग बात यह है कि चाहे अतीक अहमद हो या फिर मुख्तार अंसारी, इन दोनों का डायरेक्ट या इनडायरेक्ट कनेक्शन समाजवादी पार्टी से है या फिर रहा है। अतीक अहमद पहले समाजवादी पार्टी में था। अतीक की पत्नी शाइस्ता इस वक्त बीएसपी में है। मुख्तार अंसारी इस वक्त ओम प्रकाश राजभर की पार्टी सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी में है और मुख्तार का बेटा अब्बास भी सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी से विधायक है। ये बात हर कोई जानता है कि सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी ने समाजवादी पार्टी के साथ विधानसभा चुनाव लड़ा था, यानी यहाँ भी कनेक्शन अखिलेश यादव से जुड़ता है। योगी आदित्यनाथ इसी कनेक्शन को लेकर अखिलेश यादव पर अटैक करते हैं। सच है कि आप ओडीओपी तो नहीं दे पाए, लेकिन 1 डिस्ट्रिक्ट 1 माफिया जरूर दे दिए थे। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 माफिया। कौन जिला ऐसा नहीं था जिसमें एक नया माफिया न खड़ा हुआ? आपका कौन जिला था? कहीं संगठित अपराध में लिप्त माफिया थे, कहीं खनन माफिया थे, कहीं पशु माफिया थे, कहीं वन माफिया थे, कहीं भू माफिया थे। और ये आम उत्तर प्रदेशवासी जानता है इस बात को। आम उत्तर प्रदेशवासी इस बात को करता है। हर व्यक्ति इस बात को जानता है। हर एक तबके का प्रतिनिधित्व। योगी ने 1 डिस्ट्रिक्ट 1 माफिया की जो बात कही, उसका संदर्भ भले ही समाजवादी पार्टी हो, लेकिन योगी ने इसके जरिए अपनी एंटी माफिया वाली पॉलिसी भी रख दी है। माफिया कहीं भी हो, किसी भी जिले में हो, उसे मिट्टी में मिला दिया जाएगा। इस पॉलिसी में कई एपिसोड पहले ही सामने आ चुके हैं। 2017 से अब तक यूपी में 172 इनामी बदमाशों को एनकाउंटर में मार गिराया गया है। इनमें अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी के कई शूटर भी शामिल हैं। अतीक और मुख्तार की करोड़ों की प्रॉपर्टीज पर बुलडोजर चल चुका है। अब सदाकत खान भी पुलिस के राडार में आ चुका है, जिसका कनेक्शन प्रयागराज और गाजीपुर दोनों से है।
उमेश पाल मर्डर केस में मुख्य आरोपी सदाकत खान की तस्वीर अखिलेश यादव के साथ वायरल है। अखिलेश कह रहे हैं कि किसी के साथ फोटो होने से कौन सी बड़ी बात है। प्रयागराज की घटना को लेकर के पूरी घटना का जो साजिश करता है उसकी फोटो वायरल हो रही थी। साजिशकर्ता की फोटो वायरल हो रही थी कल, और कोई उससे भाग भी नहीं सकता है। लोग कहें कि साहब सोशल मीडिया का जमाना है, लोग कुछ कर लेंगे। अरे हाथ मिला रहे हैं, पीछे आपकी पार्टी का सिंबल लगा हुआ है, और तब भी आप उससे मुंह मोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। योगी जब विधानसभा में बोल रहे थे तो उनके टारगेट पर अखिलेश थे, लेकिन अखिलेश खुद कहीं और थे, लेकिन योगी की स्पीच पर नजर रखे हुए थे। खुद देख लीजिए, माफिया वाली बात पर रिएक्शन ट्वीट करके दिया। लेकिन एक दिन पहले राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर की किताब रश्मि रथी लेकर आए थे। जाति वाली सियासत को लेकर योगी पर निशाना साध रहे थे। अखिलेश कई बार ललखड़ाए, माना भी कि वो ठीक से नहीं पढ़ पाए, लेकिन योगी फुल फॉर्म में थे। योगी ने पूरे फ्लो में उसे पढ़ा। नाम थाम कुछ कहो, बताओ कि तुम जाति को हो कौन। जाति है री जाति, कर्ण का हृदय क्षोभ से ढोला, कुपित सूर की ओर देखकर वीर क्रोध में बोला, जाति जाति रटते जिसको पूंजी केवल पाखंड, मैं क्या जानू जाति, जाति है वो मेरे भुजदंड। ऊपर सिर पर कनक छत्र, भीतर काले के काले, शर्माते हैं नहीं जगत में जाति पूछने वाले। सूत पुत्र हूं मैं, लेकिन थे पिता पार्थ के कौन। साहस हो तो कहो, ज्ञान से जाओ मत मौन। अरे पढ़ने नहीं आ रहा इसलिए कि ये किताब आज ही खरीदी है। दिनकर की कविता को भले ही पढ़ नहीं पाए, लेकिन खन्ना जी की उस पर शेरो शायरी पर टिप्पणी कर रहे थे। लगता टिप्पणी करने से बचना चाहिए था। जाति हाय री जाति, कर्ण का हृदय क्षोभ से डोला, कुपित सूर्य की ओर देख वह वीर क्रोध से बोला। जाति जाति रटते जिनकी पूंजी केवल पाखंड, मैं क्या जानू जाति, जाति है मेरे ये भुजदंड। सवाल माफिया का है, अपराधियों का है, कानून के राज का है। योगी अपनी बात उसी के इर्द गिर्द रखना चाहते हैं, लेकिन अखिलेश हर बार अपनी बात को जाति जनगणना वाले रास्ते पर ले जाते हैं, क्योंकि अखिलेश को इसी में अपना सियासी फायदा दिखता है, लेकिन यूपी की जनता को योगी का एक्शन दिखता है। आज दक्षिण में भी उत्तर के नेताओं का जमावड़ा लगा रहा। तमिलनाडु के सीएम स्टालिन के 70वें जन्मदिन पर अखिलेश यादव, मल्लिकार्जुन खड़गे, तेजस्वी यादव और फारूक अब्दुल्ला एक साथ आए। यहां कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने विपक्ष के प्रधानमंत्री उम्मीदवार के बारे में एक बड़ी बात कही। सुनिए मल्लिकार्जुन खड़गे ने क्या कहा। Opposition parties must come together in this fight against the divisive forces. That is our desire. I never said who will lead, who will become the Prime Minister. Farooq Saab, I am telling you, we are not telling that who will lead or who is not going to lead. It is not the question. We want to fight together, unitedly. That is our desire. इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।